हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि मिस्टर जैंग का एक बहुत बड़ा ऑर्डर एक नए रूट पर जा रहा था और ये डिलीवरी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसीलिए ताओ भी बहुत नर्वस दिखाई दे रहा था और छोटी छोटी चीज पर गुस्सा कर रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चैनजी ने पहले ही सारा कुछ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। लेकिन एन टाइम पर ऐसा होता है कि मिस्टर जैंग खुद वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं चैनजी को कि तुम जा रहे हो इस डिलीवरी को देखने के लिए, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर उससे उसका फोन भी ले लेते हैं। अब जब वो लोग जा रहे थे तो वो रास्ते में उसे काफी भाषण देते हैं, बताते हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से मैं बहुत गरीब हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने जिंदगी में बड़े बड़े ड्रीम्स देखने स्टार्ट कर दिए। और साथ ही साथ वो चैनजी को लालच भी देते हैं कि मुझे तुम में वो दिखता है जो बाकी लोगों में नहीं है। तुम एम्बिशियस रहो और मेरे साथ लगे रहना, देखना तुम मुझसे भी आगे पहुंचोगे। और इसी बीच वो अपने फ्रेंड जाई को भी याद करते हैं। सोचते हैं कि वो पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि उन्होंने अपने फ्रेंड को ट्रैप कर दिया था और अब वो अंडरग्राउंड होकर एक छुपी हुई जिंदगी गुजार रहा था। अब जैसे ही वो लोग आगे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आगे तो पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। वो सारी गाड़ियों को रोक रहे थे और चेकिंग कर रहे थे। उनसे आगे ताओ की गाड़ी थी। वो जैंग बिन को इन्फॉर्म कर देता है कि आगे उसने ऑफिसर जाओ को भी देखा है। ये सुनते ही वो डर जाता है और कहने लगता है फिर प्लान बी पर काम करो। ताओ अपनी गाड़ी के साथ आगे पहुंचता है, कुछ उल्टा सीधा करता है और पुलिस के हाथों अरेस्ट हो जाता है। और बस यहीं पर ही मौका मिला था कि जैंग ने अपनी गाड़ी मुड़वा ली थी। और इसी बीच उसे चैनजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तुमने गद्दारी की है। उसने एक नाइफ भी निकाल लिया था और उसे कहता है जैसे मैं कहूँ वैसे ही मानना है। अब वो उसे जख्मी भी कर चुका था और यहीं पर ही म्याओ जिंग भी रास्ते में वेट कर रही थी कि किसी तरह से वो उस रास्ते को पहचान ले जिस पर चैनजी जाने वाला है। और उसकी नज़र चैनजी पर पड़ जाती है, वहीं पर ही जहाँ रोड ब्लॉक लगा हुआ था। वो ऐसा करती है कि जैंग की गाड़ी का पीछा स्टार्ट कर देती है। अब जैंग को और भी गुस्सा आता है। जैसे ही म्याओ जिंग की गाड़ी बाजू में आती है वो स्टीयरिंग को घुमाकर म्याओ जिंग की गाड़ी को टक्कर दिलवाता है और फिर उसकी गाड़ी पलट के रह गई थी, खराब हो गई थी। लेकिन म्याओ जिंग ने हार नहीं मानी थी। सबसे पहले तो वो ऑफिसर जाओ को बताती है कि जैंग की गाड़ी किस साइड पर देखी गई है, उसके इर्द गिर्द के सारे एरियाज को वो लोग सील कर दें। और इसके साथ ही उसके चालाक से माइंड में एक और प्लान आ चुका था। उसने तुरंत ही जाई को कॉल किया था। जाई को ये कहा था कि अगर तुम जैंग को बहुत अच्छे से जानते हो कई सालों से, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस टाइम पर वो किस पॉइंट पर छुपेगा। तुम्हारे पास भी मौका है अगर तुम अपना हिसाब बराबर करना चाहते हो तो। जाई तो ऐसे मौके के लिए तड़प रहा था। वो तुरंत ही अपना बैग उठाता है, अपनी पत्नी को अलविदा कहता है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही पुराने दोस्त से कुछ हिसाब किताब बराबर करने हैं, और निकल जाता है। अब वैसा ही होता है जैसा जाई ने प्रेडिक्ट किया था। जैंग उसे एक ऐसी जगह पर बहुत दूर एक अबंडेंट फैक्ट्री में लेकर जाता है। ये उसका छुपने का पॉइंट था जिसके बारे में जाई बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसने चैनजी को बांधा हुआ था और उसे ड्रैग करके जख्मी हालत में लेकर जा रहा था। इसी समय चैनजी को पुरानी यादें आने लगती हैं। उसने आग लगाने वाली बात पुलिस को रिपोर्ट कर दी थी, इसीलिए जाई उसके घर पर पहले से ही मौजूद था जब वो वापस लौटा था। ये बहुत सालों पुरानी बात थी। वो उसे धमका रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हारी स्वीट हार्ट को नहीं छोड़ूंगा। इससे तो तुम बहुत प्यार करते हो ना, अपनी फैमिली मानते हो इसको। अगर इसकी सुरक्षा चाहते हो तो मेरी साइड पर हो जाओ और मुझे वो फाइल्स दे दो जो वैन ने तुम्हें छुपाने को दी थी। और बस यही वो रीजन थी कि उसे लगता था कि म्याओ जिंग का इस टाइम पर जब देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो उसे ये सारा कुछ छोड़कर मेरे साथ टैंक सिटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी सेफ नहीं रह पाएगी। इसलिए उसने बहुत बुरा व्यवहार किया था और म्याओ जिंग को वहां से भेज दिया था। और उसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट से घर वापस पहुंचा था, जाई ने उस पर अटैक कर दिया था, उसे बेहोश किया था और अपने साथ जिंगू कंट्री ले गया था। वो एक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही कर रहा था। वहां पर उसकी गैंग से वॉर कराता था और उससे पैसे कमाता था। जिंदगी मौत की जंग लड़ने के बाद वो बहुत सालों बाद ही अपने शहर वापस आने में कामयाब हो पाया था। तब भी उसे ऐसी ही फीलिंग आती थी। उसे लगता था कि वो बच नहीं पाएगा और इन्हीं अंधेरों में डूब जाएगा। आज भी उसे कुछ ऐसा ही लग रहा था। जैंग उसका मजाक उड़ाता है। उसकी गाड़ी में से वही एम्यूलेट उठाकर उसके ऊपर फेंकता है जो एक दफा म्याओ जिंग ने उसे दिया था ताकि वो हमेशा सेफ रहे। अब जैंग उसका मजाक उड़ाता है और उसे टॉर्चर कर रहा था। वो पूछता है तुम किस तरह से मरना चाहोगे, कोई आखिरी विषय तो मुझे बता दो।
और फिर जैसे ही नाइफ से उसे खत्म करने ही वाला था तो उसी समय म्याओ जिंग वहां आ जाती है, आखिरी वार से उसे बचा लेती है। म्याओ जिंग ज्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, ये तो अच्छे से पता था, लेकिन एक दफा उसने चेन जी की जान बचा ली थी। जैंग उसे भी मारता है और फिर चेन जी किसी तरह से अपने हाथ छुड़ाता है और म्याओ जिंग को बचाने की कोशिश करता है, पर इतने में जैंग एक ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गया था और वो ब्रिज से नीचे म्याओ जिंग को लटका देता है। चेन जी उसकी रस्सी थामता है। यही वो मौका था कि जब वो जैंग को पकड़ नहीं सकता था और म्याओ जिंग को छोड़कर वहां से हिल नहीं सकता था कि इतने में पुलिस भी आ जाती है। जैंग को भागने का रास्ता पता था, वो बस निकलने ही वाला था कि इतने में कोई उस पर घातक वार कर देता है और वो उसका पुराना फ्रेंड जाई था, वही जाई जिसकी पीठ में जैंग ने छुरा घोंपा था इतने सालों पहले। और जाई के अंदर इतने सालों से बदले की आग जल रही थी, वो चूहों की तरह छुपता फिर रहा था, जबकि जैंग एक बिलियनियर बनकर सबके बीच इतनी शान और शौकत से अपना बिजनेस चला रहा था। अब जाई उसे सारे बदले बराबर करता है, लेकिन एंड टाइम पर जब वो उसे मारने ही वाला था पुलिस आ जाती है। जैंग की तो यही कोशिश थी कि जाई मुझे मार ही डाले ताकि मुझे सारी जिंदगी जेल में ना रहना पड़े, लेकिन वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है, उसे छोड़ देता है। अब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। म्याओ जिंग और चेन जी भी जख्मी थे, लेकिन थैंक्स गॉड वो सेफ थे। और जब उन्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा था तो वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अब फाइनली उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें कोई अंधेरा नहीं होने वाला। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं। चेन जी और म्याओ जिंग बहुत खुश थे क्योंकि आज के दिन ही उनके केस का अदालत में फैसला होना है। जब वो अदालत में जाते हैं तो केस का फैसला जज यही सुनाता है कि जैंग और जाई दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी और वैन के कत्ल का बदला अब जाई से लिया जा रहा था। फाइनली हर कोई खुश हो जाता है। ऑफिसर जाओ को भी एकदम ठंडी सांस आती है। वो वैन के मेमोरियल पर जाता है, बहुत खुश था, कहता है कि आज तुम्हारी आत्मा शांति में होगी, तुमने इतने साल इंतजार किया, लेकिन फाइनली कानून ने अपना रास्ता अपनाया और उसे इंसाफ मिल ही गया। म्याओ जिंग ने फैसला किया था कि वो हाईचंग सिटी जा रही है जहाँ पर वो जॉब करती है। अब जैसा कि चेन जी ने उससे वादा किया था तो वो भी उसी के साथ ही जा रहा था। जाने से पहले वो अपनी हर चीज की इस शहर से क्लोजिंग करते हैं और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक फेयरवेल डिनर की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तोली भी आई हुई थी और साथ ही साथ वो रॉन्ग भी थे। यहाँ पर वो सारे लोग बहुत खुश थे कि फाइनली म्याओ जिंग और चेन जी की जिंदगी अब शांति और नॉर्मल की तरफ जा रही है। उदासी भी थी क्योंकि वो लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये म्याओ जिंग के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी था। जबकि उधर ऑफिसर जाओ उसका पहले मन नहीं करता था कि उस घर में रहे जहाँ पर उसने वैन के साथ रहने का सपना देखा था, लेकिन जब अब उसके लिए इंसाफ हासिल कर लिया था तो वो फाइनली उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। जबकि चेन जी और म्याओ जिंग दोनों अब हाईचंग सिटी पहुंच चुके थे और डिंग जो पहले जॉब छोड़कर चला गया था वापस आता है। आते ही उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सब क्या चल रहा है। वो म्याओ जिंग का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मजाक वो अपनी होने वाली बॉस का उड़ा रहा है। इतने में म्याओ जिंग अपना सामान पैक करती है और कहती है नोटिफिकेशन चेक कर लेना, ईमेल पर आ चुका होगा कि अब से मैं तुम्हारी नई मैनेजर हूँ। और बस वो तो परेशान ही रह जाता है कि उसने किसको अनॉय कर दिया है। अब म्याओ जिंग अपनी प्रमोशन की खुशी में सबको एक बहुत अच्छी ट्रीट दे रही थी और यहीं पर ही उसे चेन जी की कॉल आती है। वो बोलती है तुम अगर करीब हो तो हमें ज्वाइन कर लो। और जैसे ही वो आता है तो हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो फैमिली समझ रहे थे एक्चुअली वो म्याओ जिंग का होने वाला पति है। म्याओ जिंग और चेन जी जहाँ भी बैठते थे, कोलीग्स हो या फ्रेंड्स, सब उनसे यही पूछते थे कि आप लोग शादी की प्लानिंग कब कर रहे हो। और इस बात पर वो कभी किसी को कोई जवाब नहीं देते थे। बस ऐसा लगता था कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो एकदम फुली सेटिस्फाइड थे और बहुत खुश थे। एक दफा चेन जी बताता है कि जब मैं जिंगू कंट्री से वापस आया था तो तुम्हें देखने के लिए हाईचंग में आया था। तुम तब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तुम बैडमिंटन खेल रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उस समय मैंने जब खुद पर नजर डाली तो मैं जख्मों से भरा हुआ एक ऐसा इंसान जो अंधेरे से निकला था और उसका कोई फ्यूचर नहीं था। इसलिए मैंने तुमसे नजरें मिलाने की, तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि मैं अपने अंधेरों का साया तुम पर नहीं डालना चाहता था। म्याओ जिंग ये सुनती है तो कहती है अब पुरानी यादों को भूल जाओ, बुरा टाइम गुजर चुका है और आगे है हमारा ब्राइट फ्यूचर। अब एक दफा चेन जी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ था। वो भी कह रहे थे कि तुम कब उसे प्रपोज करने वाले हो। चेन जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता था। उन लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि चेन जी और म्याओ जिंग का रिश्ता इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है। अब वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं, एक साथ खाना खाते थे, मूवी देखते थे, एंजॉय करते थे। अब एक दफा वो वही मूवी दोबारा
ऐसे देखते हैं। और ये देखते ही आपकी दफ़ा वो बिल्कुल भी नर्वस दिखाई नहीं दे रहे थे। पुराने टाइम को याद करते हैं कि पिछली दफ़ा वो लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल है, लेकिन रोमांटिक सीन उनसे देखा नहीं गया था। अब म्याओजिंग कहने लगती है, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें किसी बहुत ही सुंदर और रोमांटिक जगह पर लेकर जाऊं और वहां प्रपोज करूं, लेकिन इन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन जी से कहती है कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में आ चुके हो तो मुझसे वादा करो कि तुम मेरा घर बनोगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं हमेशा लौट कर वापस आना चाहती हूँ। अब ये बात सुनते ही चैन जी उसे किस कर लेता है और उसके बाद वो वही दिन याद करते हैं कि किस तरह से बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सख्तियों को हमेशा इकट्ठे सामना किया था। और फाइनली वो दोनों एक हो चुके थे और इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।